दिन भर की भाग दौड़ ने उसे बुरी तरह थका दिया था। कुछ ही देर पहले वह जाकर अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा था और अपना सिर पीछे कुर्सी पर टिका हुआ था ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके। आंखें दुखने लगी थीं। अभी राउंड लगाकर वह सभी मरीजों का एक बार फिर चेकअप करके आया था और अब उसे थोड़ी देर यहीं आराम करना था। इस पुराने से गांव में वह आना ही नहीं चाहता था। 2 हफ्तों से उसकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी और परेशानी उसे चारों तरफ से घेर रखा था। पैसे से जुड़ी परेशानियां और कुछ निजी जिंदगी की समस्याओं ने मिलकर उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह एक मजबूत और हिम्मत वाला इंसान था जो इन समस्याओं पर काबू रखे हुए था। 2 उंगलियों से अपना माथा मसलते हुए उसने सिर दर्द को कम करने की कोशिश की। इस वक्त इमरजेंसी में सिर्फ वही मौजूद था। अभी वह पूरी तरह रिलैक्स भी नहीं हुआ था कि बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। यह गांव का माहौल था और वह इस तरह की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने घड़ी की तरफ नज़र उठाई जो 1 बजा रही थी और इस समय इस तरह की इमरजेंसी मुमकिन थी। बाहर स्टाफ मौजूद था। वह अपनी कुर्सी पर दोबारा सिर टिकाकर बैठा रहा। जल्दी से जल्दी अपना 1 महीना पूरा करके वह यहाँ से चले जाना चाहता था। जब से उसने अपनी जॉब की शुरुआत की थी, यह उसकी सबसे मुश्किल दिन और रात थी जिन्हें वह बस किसी तरह गुजार रहा था। हालांकि डॉक्टर बनना उसका सबसे बड़ा सपना था और उसे पूरा करने के लिए उसने कितनी मेहनत की है वह वही जानता था। डॉक्टर आर्यन खन्ना के लिए यह सब हासिल करना उतना आसान नहीं था जितना देखने में लगता है। अपने डॉक्टर बनने के सपने के बीच में वह किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर उसका ध्यान भटका गया था। अचानक उसके दिमाग में एक नाजुक सी लड़की का चेहरा कौधा और उसके विचार भटकने लगे। सिर अभी भी दर्द से भारी था और इस वक्त वह सिर्फ आराम चाहता था। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपने आराम का त्याग करना पड़ता है और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है। उसका पेशा भी कुछ ऐसा ही था। लगातार 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद जब वह थक कर अपनी आंखें बंद करता तो ना जाने कितने अधूरे और टूटे सपने उसकी थकी हुई चेतना के सामने आ खड़े होते। कोई मासूम सा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता और वह बुरी तरह बेचैन हो जाता। इस वक्त भी वह इसी बेचैनी का शिकार था। बाहर का शोर अब धीमा पड़ने लगा था। काफ़ी समय गुजर गया। फिर कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा एक बार फिर खुला। स्टाफ नर्स प्रिया अंदर आई। सर, वे लोग संभाले नहीं संभल रहे। बहुत बदतमीज और झगड़ालू किस्म के लोग हैं। स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उसने अपनी लाल आंखें खोलकर प्रिया की ओर देखा। शोर और अफरा तफरी से उसे अंदाज़ा हो गया था कि मामला गंभीर है, लेकिन फिर भी उसने तसल्ली के लिए पूछा, फैमिली पेशेंट? जी सर, डिलीवरी का केस है और इस वक्त कोई भी लेडी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। खासतौर गायनेकोलॉजिस्ट। डिलीवरी नॉर्मल है, लेकिन वे लोग सब्र नहीं कर रहे हैं। बार बार डॉक्टर को बुलाने की जिद कर रहे हैं। प्रिया सीनियर नर्स थी और काम करते हुए उसे काफ़ी समय हो चुका था। वह उन लोगों में से थी जिन पर वह आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था। आप लड़की को संभालने की कोशिश करें, उन लोगों की चिंता छोड़ दें। 2 हफ्ते में वह ऐसे कई रवैयों का आदी हो चुका था। गांव के लोग छोटी छोटी बात पर डॉक्टर को कोसने लगते थे और वह भी उनसे बहुत परेशान हो चुका था। ठीक है सर, अगर कोई समस्या हुई तो मैं आपको बता दूंगी। वह एक मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। आज तक उसने ऐसे केस कम ही देखे थे। खासकर ऐसे मामलों को आमतौर पर फीमेल डॉक्टर ही संभालती थी।
लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते वह एक मसीहा था और जान बचाना उसका फर्ज था। मुश्किल से आधा घंटा ही गुजरा था कि उसे बाहर से हंगामे की आवाज़ सुनाई दी। गुस्से से झुलझुलाकर वह अपनी जगह से उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। सामने ही कॉरिडोर में उसे दो नौजवान आदमी और एक उनके साथ खड़ी एक अधेड़ औरत नजर आई, जो गुस्से से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। डॉक्टर आर्यन को देखते ही वे दोनों उसकी तरफ बढ़े। उनमें से एक ने बदतमीजी की हद पार करते हुए कहा, जाकर उस लड़की को देखो, कह दो कि बच्चा पैदा करने की कोशिश करे। अगर बच्चा पैदा हो जाए तो ठीक है, वरना उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, ताकि हम उस मुसीबत को घर ले जाएं। ऐसे लोगों से निपटने का उसे अनुभव था। वह नरमी से उनकी तरफ बढ़ा और बोला, देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, वह औरत तेज आवाज़ में उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो आप ही जाकर देखिए, अंदर किसी का गंदा खून पेट में पाल कर वह लड़की हमारे सिर पर मुसीबत बनकर बैठी है। अगर कोई इलाज हो सकता है तो ठीक है, वरना हम उसे वापस ले जाएंगे। रात के इस समय मेरे बेटे उसके पीछे क्यों परेशान हो? उस मनहूस लड़की के लिए मरती है तो मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। वह हैरानी और परेशानी से उनका चेहरा देखता रह गया। एक औरत होकर वह दूसरी औरत के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। क्या वह आपकी बहू है? ना जाने वह क्यों पूछ बैठा। अरे भगवान माफ़ करें, ऐसी लड़की को मैं भला अपनी बहू बनाती। यह मेरे पति के सौतेले भाई की बेटी है। कुछ समय पहले घर से भाग गई थी। जब वापस आई तो पेट में किसी का नाजायज बच्चा था और अब मुसीबत को तरफ हमारे घर में पड़ी है। डॉक्टर साहब भी मेरी हाथ जोड़े हैं, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए। बेहतर है कि बच्चे को इधर उधर कर दें, आपको आपकी कीमत मिल जाएगी, जो आप मांगेंगे। यह कहते हुए वह धीरे से उसकी तरफ झुकी और सरगोशी में उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करने लगी। आर्यन के चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को काबू में रखा। देखिए, यह अस्पताल है और आप एक डॉक्टर के सामने खड़ी हैं आंटी। मरीज की सेहत और उसकी सलामती की दुआ कीजिए। बस। वह आगे बढ़ गया, वरना मुमकिन था कि वह उन्हें धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल देता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे लोग दूसरों पर अपनी सोच थोप कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, लड़की की चीखें उसके कानों में गूंजने लगी। उन आवाज़ों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उसके भीतर भी हलचल पैदा कर रही थी। ना जाने क्यों वह अनजानी सी आवाज़ उसके मन से टकराकर उसे परेशान कर रही थी। वह अब असामान्य नहीं था, एक परछाई जिससे वह पिछले कई महीने से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके दिमाग छाने लगी एक याद जो बेवजह ही उसके मन पर किसी साए की तरह मंडराती रहती थी और जिससे वह हमेशा छुटकारा पाना चाहता था। मास्क से ढका चेहरा और हाथों में ग्लव्स पहने वह इमरजेंसी में दाखिल हुआ। सिस्टर प्रिया तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। सर, बस कुछ ही देर और है, नॉर्मल डिलीवरी में कुछ ही देर में हो जाएगी। बस लड़की थोड़ी डरी हुई और कमज़ोर है। हरे रंग का पर्दा लड़की के चेहरे के सामने लहरा रहा था और उसके बाकी शरीर को भी ढके हुए था। वह नहीं चाहती थी कि बिना ज़रूरत किसी लड़की को देखे। इस हालत में उसके बहुत करीब जाकर चेकअप करे। वह कुछ दूरी पर खड़ा रहा और सिस्टर प्रिया को इंजेक्शन के बारे में समझाता रहा, जबकि दूसरी नर्स डिलीवरी की कोशिश कर रही थी। अचानक एक जोरदार चीख के साथ वह शरीर एकदम शांत हो गया। उसने पलट कर देखा। प्रिया तुरंत लड़की की तरफ बढ़ी। वह अभी भी कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा था। एवरीथिंग ओके? यस सर। लड़की बेहोश हो गई है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, खासतौर ऐसी स्थिति में लड़कियों का बेहोश हो जाना सामान्य था। बच्चा हो चुका था और वह रो रहा था। उस नन्हे से वजूद को इस समय नर संभाल रही थी। ना जाने किस भावना के जागने पर उसने पलटकर उस सफ़ेद रुई जैसे नवजात को देखा। बच्चे को देखकर उसके दिल में दर्द की एक टीस उठी। यह वह वजूद था जो दुनिया में तो आ चुका था, लेकिन शायद कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग बदकिस्मती के साथ ही जन्म लेते हैं और शायद उसकी गिनती भी उन्हीं में होने वाली थी। उसका मन हुआ
कि वह उसके पास जाए, उसकी नन्ही नन्ही बंद आंखों को देखे, उसकी छोटी सी मुट्ठियों को छूकर उसे महसूस करे। आखिर वह किसका खून था, कौन था जो उसे दुनिया में लाने का कारण बना और फिर उसकी परवरिश की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। लेकिन उसने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। वह वापस मुड़ा और अपने कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि बेटा हुआ है। इस वक्त वह सिर्फ आराम करना चाहता था। तकलीफ का एहसास उसकी रग रग में फैल गया था। कमरे में आकर उसने अपना कोट उठाया और सीधे अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया, जो उसे अस्पताल की तरफ से दिया गया था। उसमें एक कमरा उसके लिए तय था, जहां वह अपने आराम के पल बिताता था। एक ऐसी जगह जहां वह का सारा समय सिर्फ उसके नाम होता था। फ्रेश होकर उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। ना जाने पिछले कितने दिनों से उसकी माँ लगातार कॉल कर रही थी और उसे घर वापस आने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका मन ही नहीं चाहता था। कड़वी कॉफ़ी के घूंट भरते हुए वह उस लड़की के बारे में सोचने लगा जो उसके वजूद का हिस्सा बन गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई आधी तूफान उसकी ज़िंदगी में आया और सब कुछ हिला कर रख दिया हो। वह दिन वह कभी नहीं भूल सकता जब वह आकर उसके पास बैठी थी और खुद भारी दिल के साथ नजरें झुका कर बैठ गया। एक दिन माँ का कॉल आया। उन्होंने उसे तुरंत शहर के घर आने के लिए कहा। वह हैरान परेशान घर चला आया क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वरना उन दिनों की व्यस्तता में वह आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, मानो उसके सिर पर बम फूट गया। उसने अपने घर में एक नए इंसान को देखा। पहली बार वह उसे किचन से निकलते हुए दिखाई दी। उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे अपनी माँ के कमरे में चल गया। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था। मामूली से ब्लड प्रेशर को अपनी बड़ी बात बना लेती। वह हमेशा उनको इस आदत से नाराज़ रहता। तुम तो जानते हो मुझे कितना डर लगता। क्या तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए आसान है? वह हमेशा की तरह भावनात्मक हो गई। प्लीज़ मम्मा, ऐसी बातें मत किया करो। उनकी बात सुनकर वह असहज हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं कहती, लेकिन अब मैंने तुम्हें यहाँ जिस मकसद से बुलाया वह तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। तुम जानते हो तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मेरी सारी इच्छाएं तुमसे जुड़ी हैं। वह खूबसूरत नौजवान अपनी बादामी आंखों से अपनी माँ को देखता रहा। जब भी उन्हें अपनी कोई बात मनवानी होती वह हमेशा इसी तरह बात की शुरुआत करती थी। उसे एहसास हो चुका था कि शुरू जरूर उनकी कोई खास इच्छा है, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह यह सब उनकी ही जुबान से सुनना चाहता था। उसे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह जो कुछ भी कहने जा रहे हैं उसे स्वीकार करना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। आप जानती हैं मैं आपकी बात कभी नहीं टालता। बताइए क्या बात है? इतने में सौम्या भी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। सौम्या उसकी छोटी और चंचल बहन थी जो उसकी माँ की बेहद लाडली थी। मोबाइल देखते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। मैं चाहती हूँ कि तुम जानवी से शादी कर लो। वह एकदम से चौंक कर सीधा बैठ गया। क्या मतलब है आपका? कौन जानवी? हालांकि दोपहर में उसकी माँ ने उसका परिचय जानवी से करवा चुकी थी, लेकिन उसने ना तो उस पर ध्यान दिया था और ना ही उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी। जानवी मेरी बचपन की दोस्त की बेटी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। अगर वह इस घर में सहारे की तलाश में आई है तो उसे पनाह देकर अपना नाम दे दो। समझो इसमें तुम्हारी माँ की इच्छा शामिल है। यह कहते हुए उन्होंने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। वह हैरानी से अपनी माँ का चेहरा देखता रह गया। मम्मा आप होश में तो हैं? आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? उसके शब्दों में गहरी उलझन और दुख था। उसकी माँ उसके स्वभाव और पर्सनालिटी को अच्छी तरह जानती थी। उसने बहुत मेहनत से अपने सपनों को आकार दिया था और अब जब उन्हें पूरा करने का समय आया था तो वह उस पर अपनी इच्छा थोपना चाहती थी। एक ऐसी लड़की को उसकी ज़िंदगी में लाना जिसे वह जानता था और ना ही पसंद करता था। फिलहाल वह शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने सपनों और करियर पर था। मैं तुम्हें जानती हूँ मेरी जान, लेकिन यह मेरी इच्छा। अगर तुम चाहो तो बाद में अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेना, लेकिन जानवी से शादी जरूर कर लो और उसे मेरे पास छोड़ दो। उसे इस घर में रहने के लिए एक रिश्ते की ज़रूरत है। बिना रिश्ते से मैं उसे घर में रखकर पनाह नहीं दे सकती। तुमसे शादी हो जाएगी तो वह पूरे हक से इस घर में रहेगी, मेरी छत छाया में सुरक्षित। फिर तुम अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहना, जो चाहो करना और जानवी तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर उसने धीरे से अपने दोनों हाथ छुड़ाए और फौरन उठकर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी मम्मा, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता। साफ शब्दों में इनकार करते हुए वह कमरे
से बाहर निकल गया। उसी वक्त सीढ़ियां उतरते हुए उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। उस बार उसने उसे भरपूर नज़रों से देखा, जिस पर पहले वह ध्यान ही नहीं दे पाया था। करीब 20-22 साल की वह लड़की, जिसके चेहरे की कोमल आभा उस समय पीच रंग के दुपट्टे में और भी निखर रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे ओठ और चेहरे पर साफ झलकता हुआ डर। उसने धीरे से नज़रें उठाकर आर्यन की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल घबरा कर नजरें झुका ली और वहां से हट गई। वह भी सिर झटकते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा। कोई शक नहीं था कि लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी होती, तब भी उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वह अभी शादी नहीं करना चाहता था। जल्दी जल्दी वह अपना सामान पैक करने लगा। उसे यहाँ से जाना था, वरना ना जाने उसकी माँ क्या कर बैठती। वह हमेशा से उस पर अपनी मर्जी चलाती आई थी। अब तक उसने वही किया था जो उसकी माँ चाहती थी, लेकिन अब और नहीं। इस बार वह उनकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला था। अपना बैग पूरी तरह पैक करके उसने जरूरी कागजात उठाए ही थे कि तभी सौम्या घबराए हुए चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। भैया, मम्मा की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज़ जल्दी चलिए। वह सब कुछ वहीं छोड़कर तेज कदमों से सीढ़ियां उतरता हुआ उनकी तरफ भागा। उसकी माँ शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज थी। वह अच्छी तरह जानता था कि जरा सा तनाव भी उनकी हालत बिगाड़ सकता है, और इस समय वह किन बातों को लेकर परेशान थी यह भी उससे छिपा नहीं था। उधर सौम्या तुरंत पानी लेने के लिए किचन की तरफ भागी। वह अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वह लड़की खड़ी उन्हें संभाल रही थी। वह उनके हथेलियों को अपने हाथों से रगड़ रही थी और बार बार उनके चेहरे को थपथपा रही थी, जबकि संजना जी की आंखें बंद होती जा रही थीं। अपनी माँ की हालत देखकर आर्यन बुरी तरह घबरा गया। वह जल्दी से आगे बढ़ा और उस लड़की को बाजू से पकड़कर एक तरफ कर दिया। फिर तुरंत संजना जी के पास पहुंच गया। उनके हाथ अपने हाथों में लेकर वह उन्हें जोर जोर से सहलाने लगा। मम्मा प्लीज़ आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? आर्यन के इस तरह धक्का देने पर वह घबरा कर लाल पड़ गई और तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। मम्मा प्लीज़ आंखें खोलिए, मम्मा मम्मा। इतने में सौम्या पानी लेकर आ गई। आर्यन ने दराज से उनकी दवाइयाँ निकाली, गोली उनके मुंह में रखी और पानी पिलाया। फिर उन्हें सहारा देकर सीधा लिटा दिया। वह चिंता से उनके चेहरे को देखता रहा। दुनिया में अगर उसका कोई सहारा था तो सिर्फ उसकी माँ ही। वही सब उसका सब कुछ थी, और वही एक रिश्ता था जिसे खो देने के ख्याल से वह भीतर से खाली हो जाता। उनके और उनका हाथ थामकर उसने उस पर अपने ओठ रख दिया और बुरी तरह रो पड़ा। जिंदगी में उसके साथ जितने भी खेल खेल रहे थे, हर बार उसने मजबूती से उसका सामना किया। उसने हमेशा जीत को चुना, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ी। लेकिन रिश्तों की बाजी में वह अक्सर हार जाता था। शाम तक संजना जी अपनी जिद पर अड़ी रहे। उन्होंने साफ कह दिया था अगर वह शादी नहीं करेगा तो वह एक निवाला भी नहीं खाएंगी। वह बेबस होकर उनके चेहरे को देखता रहा। मम्मा, भगवान के लिए मेरे और सौम्या के बारे में सोचिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। वह उनके पास बैठकर उनके हाथों को अपने हाथों में लिए उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा। सौम्या कुछ दूरी पर बैठी अपने मोबाइल में लगी हुई थी। यह सब उसकी माँ का रोज का तरीका था। वह और इस सबसे ज़्यादा दिमाग लगाकर अपना समय खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ देर तक उसने उसकी बातें सुनी, फिर से झटक कर उठी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने से पहले उसने जानवी से अपने कमरे में चाय लाने के लिए कह दिया। जब से वह लड़की इस घर में आई थी, उन्होंने नौकरों की भी छुट्टी दे दी थी। घर के सारे काम जानवी ने ही संभाल लिए थे। तकदीर उसे खींचकर इस घर के दरवाजे तक ले आई थी, लेकिन यहाँ आकर जिन परिस्थितियों ने उसे घेर लिया था उन्हें वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। मैंने पूरी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा आर्यन, सब कुछ तुम पर लुटा दिया। तुम्हारी खातिर तुम्हारे पापा के जाने के बाद भी मैंने दूसरा सहारा नहीं ढूंढा, और आज तुम ही मुझे बेसहारा छोड़ रहे हो। वह दुख से उनका चेहरा देखता रहा। मम्मा, मैं आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचिए, मेरे ख्वाहिशों के बारे में, उन सपनों के बारे में जिन्हें मैंने इतनी मेहनत से पूरा करना है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी एक दिल है। वह बस तुम्हें समझाना चाहता है। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? संजना जी ने सीधे उसके दिल की बात जाननी चाहिए। उसने चुपचाप सिर हिलाना में जवाब दिया। उसकी माँ के लिए सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं वह किसी और को पसंद ना करता हो और वह उस पर अपनी मर्जी ना चला पाए। फिर तो ठीक है,
तुम परसों ही शादी कर रहे हो, शादी सादगी से होगी, उसके बाद तुम चाहे चले जाना, लेकिन मुझे तुम दोनों के बीच वह रिश्ता चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी करो, उससे मेलजोल बढ़ाओ। बस आर्यन बेबस होकर अपनी माँ का चेहरा देखता रहा और काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। वह लड़की अब उसे गले की फांस बन चुकी थी। ना वह खुद यहाँ आई होती, ना ही उसने उसकी माँ को मजबूर किया होता। फिर भी उसे बेवजह जानवी पर गुस्सा आने लगा। आखिरकार उसने वह कह दिया जिसे कहते वह खुद भी शायद नहीं था। ठीक है, मैं शादी करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगा। आप मुझ पर कभी दबाव नहीं डालेंगी। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं या उसे अपने साथ रखूं, मेरी और उसकी ज़िंदगी अलग अलग रहेगी। यह रिश्ता मुझ पर ज़बरदस्ती थोपा गया। यह कहकर उसने उसके हाथ छोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसके हाँ कहने के बाद संजना जी के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। बाहर दरवाजे पर पास खड़ी वह लड़की चुपचाप वापस मुड़ गई। वह तो सिर्फ संजना जी की हाल जानने के लिए वहां आई थी, लेकिन अपने बारे में वह बातें और संजना की इच्छा सुनकर न जाने क्यों उसके हाथ पांव कांपने लगे। कहाँ वह नर्म नाजुक सी लड़की जिसे दुनिया के रंग ढंग का भी ठीक से पता नहीं था, और कहाँ वह पढ़ा लिखा ऊंचा लंबा कद और शानदार पर्सनालिटी वाला डॉक्टर, और उसकी मंजिल उसके बहुत करीब थी। वह चाहता तो किसी की ओर भी हाथ बढ़ाता, वह खुशी खुशी उसका हाथ थाम लेती। वह सच सच ही तो कह रहा था। वह एक बोझ थी, एक अनचाहा रिश्ता जिसे जबरदस्ती उसके कंधों पर लादा जा रहा था। कमरे में आकर वह अपने घुटनों पर सिर रखकर बुरी तरह रो पड़ी। जिस मुसीबत से भागकर वह यहाँ आई थी, उससे कहीं बड़ी मुसीबत ने उसे यहाँ घेर लिया था। अगर संजना जी चाहती थी कि उनका बेटा उससे शादी कर ले तो यह उनके लिए एक सहारा जरूर था, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी के साथ एक समझौता भी था। वह यह भी जानती थी कि वह कभी उसकी मोहब्बत की हकदार नहीं बन पाएगी। अगर उसे उसका नाम मिल भी गया तो वह मुकाम शायद कभी हासिल नहीं कर पाएगी जो एक पत्नी का अधिकार होता है। इन्हीं उलझी सोचों में घिरकर वह थक कर बिस्तर पर लेट गई। ना जाने कितनी देर बाद नींद उनकी पलकों पर उभरी और धीरे धीरे वह खुद को नींद के हवाले कर बैठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पापा के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी पर इतनी मुसीबतें टूट पड़ेंगी, उनकी ज़िंदगी इतनी दर्द भरी और मुश्किल हो जाएगी। पापा ने अपने जीते जी अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि अपना घर और अपना सब कुछ अपनी लाडली बेटी के नाम कर दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि उनके जाते ही लोग उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। और सचमुच उनके गुजरते ही उनके सौतेले चाचा, जिन्होंने आज तक उसके पिता को कभी सेवा तक नहीं की थी, उनके जीते जी कभी उनका हाल चाल नहीं पूछा था, उसके पास आ गए और नरमी से उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे घर रहोगी, मेरे बच्चों के साथ मिलजुल कर रहो। वैसे भी तुम्हारे भाई बहन है। वह सहारा और अपनापन खोजते हुए उनके सीने से लग गई। उनकी आंखें भर आई थीं। वह उन रिश्तों को पा रही थी जिनके लिए उसके पिता जिंदगी भर तरसते रहे थे। अगर उसके पिता के मर जाने के बाद भी उसे ये रिश्ते मिल रहे थे तो वह उन्हें संभाल कर रखना चाहती थी, उन्हें खोना नहीं चाहती थी। सूरज प्रताप उसे घर ले आए। उनकी पत्नी आराधना तो उस पर जैसे जान ही लुटा रही थी। उसे लगा कि उसे एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है, एक ऐसी जगह जिसकी कल्पना ही की जा सकती है। सूरज प्रताप और आराधना के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे भी अपने अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे, जबकि एक बेटी अभी अविवाहित थी। शुरू शुरू में उसे तसल्ली थी, कम से कम उसे यहाँ किसी लालच या मकसद से नहीं लाया गया। उन रिश्तों में अपनापन और मोहब्बत तलाशते तलाशते शायद वह बहुत आगे निकल जाती अगर एक शाम उसने सूरज प्रताप और आराधना की बातचीत ना सुन ली होती। वह किचन में काम करते हुए अनजाने ही उनकी बातों पर ध्यान देने लगी। शायद उन्हें लगा था कि वह किचन में नहीं बल्कि अपने कमरे में है, लेकिन वह वहीं कोने में खड़ी प्याज काटते हुए सब सुन रही थी। आपने तो कहा था कि उस मनहूस लड़के को ले आएंगे और उसके बाप की सारी जमीन भी हमारे नाम हो जाएगी। आराधना के स्वर में गुस्सा था। सूरज प्रताप ने धीरे से उन्हें चुप कराने का इशारा किया। अभी कुछ ही दिन हुए उसके बाप के मरे, तुम चिंता मत करो, सब कुछ हमारा ही है और मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। उनकी बातें सुनकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। यही वे रिश्ते थे जिनके मोहब्बत पर उसे भरोसा था, जिनकी वजह से वह खुद को खुश नसीब समझने लगी थी, और अब यही रिश्ते उसके सामने बेनकाब हो रहे थे। मैं अब उसे ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे घर में रहती, खाती पीती, आराम कर रही है तो हमारा भी हक बनता है
उसका सब में नहीं रहेगी, कहीं भी रहे पर यहाँ नहीं। वह चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में भरे आंसुओं के कारण बदल चुका था। वह लाल आंखों और शून्य चेहरे के साथ न जाने कितनी देर तक अपनी ही बेबसी का तमाशा देखती रही। भगवान ने उसके सिर से पिता का साया तो छीन लिया था, अब उसे ऐसे दुख में डाल दिया जिसे सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। पूरे हफ्ते वह बीमार पड़ी रही, तेज बुखार से उसे जकड़ लिया। उसकी बीमारी की वजह सिर्फ एक अब उसका क्या होगा जब सब कुछ उसके नाम से उनके नाम हो जाएगा, तो उसके बाद उसका अपना कौन होगा जिसका हाथ थामकर वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, जिसकी मुस्कान उसे यह एहसास दिलाएगी कि वह अकेली नहीं है। उसकी उम्र की लड़कियां तो सपने अपनी आंखों से सजाती हैं, वे सारे सपने उसके सामने टूटते जा रहे थे। एक दिन सूरज प्रताप खुद उसके पास आए। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा की जमीन, जो भी कागज वो मुझे दे दो। वह सब उनका चेहरा देखती रह गई। लेकिन क्यों चाचा जी, वह सब तो मेरा है, उसने हिम्मत करके कहा। उसकी बात सुनते ही सूरज प्रताप के चेहरे का रंग बदल गया। अचानक उनका हाथ आगे बढ़ा और उसकी चोटी को कसकर पकड़ लिया। वह दर्द के मारे कराह कर रह गई। वह इस बदले व्यवहार को समझ नहीं पाई। हमारा खाती हो और कहती हो कि सब कुछ तुम्हारा, शर्म नहीं आती? तभी आराधना भी कमरे में आ गई। वह कुछ बोल भी नहीं पाई, बस उनके कठोर चेहरे को देखती रह गई। सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी शादी करेंगे, दहेज देंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ हमारा होगा, हमारा भी हिस्सा बनता है। भाई साहब, भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अपने जीते जी सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। ये कागजात तुम्हें अपने चाचा के नाम करने ही होंगे। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस पर तरस खाता। उसकी बात सुना सिवा संध्या के संध्या उस नाजुक सी लड़की पर क्यों दया आ गई, यह वह खुद भी नहीं जानती थी। जब जानवी वहां आई तो संध्या को लगा कि उसकी बहन की कमी पूरा हो गई। वह बेवजह ही उस पर भोली सी लड़की से अपनापन महसूस करने लगी। वह उसके पास बैठती, उसकी बातें सुनती और उसे दिलासा देती। लेकिन जब उसके माँ बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई, तब उसके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। तुम ऐसा करो, यहाँ से चली जाओ, शहर चली जाओ, किसी अनाथ आश्रम या किसी एनजीओ में शरण ले लेना, लेकिन यहाँ मत रहो। उस दिन जब वह सोने के लिए लेटी हुई थी, तब संध्या ने उसके पास बैठकर यह बात कही थी। वह चुपचाप छत को घूरती रही। तुम्हें लगता है घर से निकलती हुई लड़कियों के लिए कोई रास्ता होता है? उसके ओर धीरे धीरे काँप रहे थे। संध्या बस दुख से उसे देखती रह गई। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूँगी, तुम यहाँ से चली जाना। तुम्हारे मामा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ की एक दोस्त है जिनसे तुम्हारी माँ अक्सर मिलने जाती थी। तुम उनके पास चली जाओ, वे शहर में रहती हैं, शायद तुम्हें अपने पास रख लेंगी। यहाँ पापा तुम्हारी जायदाद भी हड़प लेंगे और तुम्हें पूरी जिंदगी नौकर बनकर रहना पड़ेगा। वह यह सब जानती भी थी और समझती भी थी। वह चाहती तो शाम तक सब कुछ उनके नाम कर देती और उनकी लालच भरी चाहत भी खत्म हो जाती। लेकिन एक बात उसे भीतर तक डरा देती थी। अनुज की नज़रें जो हर समय उसका पीछा नहीं करती रहती थी, उसकी निगाहों में एक अजीब सा इरादा साफ दिखाई देता था और वह यकीन था कि किसी न किसी दिन वह उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा। जबकि अनुज 2 बच्चों का बाप था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसकी पत्नी भी घर में मौजूद रहती थी। उसका अपना अलग परिवार था, लेकिन फिर भी वह अपने माँ बाप के घर आता जाता रहता था और जानवी के आने के बाद तो उसका आना जाना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। 1-2 बार तो उसने जानबूझकर बहुत ही गलत तरीके से उसके हाथ को छूने की कोशिश की, उसे बहकाने की कोशिश की। वह हमेशा ही उसे झटक कर निकल जाती और अपनी इज्जत बचा लेती। लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि अगर ये सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं तो यहाँ अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएगी। उस दिन उसने अपने कुछ कपड़े और अपने कागजात संभाले और संध्या के साथ ही निकल गई थी। संध्या उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए आई थी। वह हमेशा से उसके साथ ही खड़ी रही थी। संध्या के गले लगकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। अगर मैं जिंदा रही तो वापस आऊंगी, दुआ करना मुझे कोई ठिकाना मिल जाए। वह बस रोई जा रही थी। संध्या ने उसके आंसू पोंछे। तुम्हें मजबूत बनना है, खुद पर भरोसा रखो, सीधे अपनी संजना आंटी के पास चली जाना, उनसे सारा हाल बता देना और उनके पास ही रुक जाना। भगवान बहुत बड़ा, अगर उस पर भरोसा करके यहाँ से जाओगी तो वह तुम्हारे लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। और यूँ वह संजना जी के घर आ गई थी। यह भी उसकी गलती थी कि उसने
सब कुछ संजना जी के सामने रख दिया था। वह नहीं जानती थी कि सामने वाले की नीयत क्या है, उसके लिए अच्छा सोचती है या वह भी उसके लिए कोई चाल चलने वाली है। संजना जी ने दिखावे तौर पर उसे मोहब्बत दिखाई और उसे अपने पास रख लिया। उसे लगा था कि उनके दिल में उसकी माँ जैसी ममता जाग उठी है, और अब जब वह अपने बेटे को शादी के लिए मना रही थी तो उसे लगा कि शायद वह जिंदगी भर उनका एहसान नहीं उतार पाएगी। वह कभी भी आसान फरामोश लड़की नहीं थी। यहाँ आकर उसने सौम्या में संध्या को तलाश करना चाहा था, लेकिन उसे मालूम था संध्या को तो वह पीछे ही छोड़ आई। हर जगह अच्छे लोग मिल जाएं यह जरूरी नहीं था। उसके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ होगा, संध्या को कौन सी सज़ा मिली होगी, यह सोचकर उसका दिल घबरा उठता। लेकिन फिर भी वह वहाँ से निकल आई थी और यही उसके लिए काफ़ी था। अगर उसके चाचा उसे ढूंढने की कोशिश भी करते तो शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वह कम से कम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उसने संजना जी का जिक्र उनके सामने नहीं किया था। अगले दिन का सूरज निकल चुका था। कितनी ही देर तक वह बेड पर लेटी आने वाले समय के बारे में सोचती रही। अगर वह अपनी माँ की बात मान गया है तो क्या उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी, लेकिन किस हैसियत से? जब उसे अपनी पत्नी स्वीकार ही नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी तो और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। लेकिन यह भी तो है कि मुझे एक सहारा मिल जाएगा। आखिर इस घर में भी मैं बिना किसी रिश्ते से कब तक रहूँगी। आँखों के कोने से दो आंसू टूटकर तकिया पर में खो गए। थोड़ी देर बाद उठकर वह फ्रेश हुई थी, तभी संजना जी कमरे में चली आईं। संजना जी ने एक भारी ड्रेस उसके हवाले करते हुए उसे समझाया कि वह 2 बजे तक तैयार रहे। आज 2 बजे उसकी शादी थी आर्यन से, उस इंसान से जिसे वह जानती तक नहीं थी, जिसने आज तक उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। वह इंसान तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। वह खुद को ऐसे इंसान के हवाले किए जाने की सोचकर घबराई हुई थी, और सबसे बढ़कर भगवान के हवाले। लेकिन सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर अपनी गहरी सांस ली थी। आर्यन के सजे हुए कमरे में उस वक्त वह बैठी अपनी मासूमियत को समेटे हुई थी। संजना जी ने उसे साफ शब्दों में समझा दिया था कि वह उनके बेटे से किसी भी तरह की कोई बहस ना करे, अपनी इच्छा जाहिर ना करे। यह शादी सिर्फ मजबूरी में हो रही है, और वह भी यह बात अच्छी तरह जानती थी। इसलिए चुपचाप चेहरा झुकाए उसके बेड पर बैठी हुई थी और आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, बस खामोश, चुपचाप, संजीदा मिजाज लिए वह उसके सामने बैठ गया। उसने पलकों को उठाकर उस खूबसूरत शहजादे को देखा। ऐसी शानदार जादू भरी पर्सनालिटी की कोई भी उसे देखकर अपना दिल थाम ले। हालांकि वह खुद भी किसी से कम नहीं थी। भूरी आंखों वाली वह लड़की अगर पलकें उठाकर देख लेती तो उसकी आंखों में इतनी कशिश होती कि सामने वाला कुछ पल के लिए ठहर जाता। मैं जानता हूँ आज की रात हर लड़की की तरह तुम्हारे भी बड़े बड़े ख्वाब होंगे जानवी। वह सीधे उसे उसके नाम से पुकार रहा था। जानवी ने धड़कते हुए दिल के साथ अपनी पलकों को और झुका लिया। हमारी शादी हो चुकी, हमारे बीच एक मजबूत रिश्ता है। हो सकता है यह रिश्ता कभी मेरे दिल तक उतर जाए, लेकिन अभी यह नामुमकिन है। मुझे तुमसे कोई पर्सनली इशू नहीं है, बस मैं भी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए इस रिश्ते को लेकर मेरे दिल में कोई भी हलचल नहीं है। बेहतर है कि मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। वह उठकर जाने लगा, तभी जानवी ने उसका हाथ थामकर उसे अपने पास बिठा लिया। उसकी इस हरकत पर वह एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन फिर वापस बैठ गया। वह सुनना चाहता था कि आखिर वह क्या कहना चाहती है। पापा के बाद अगर मैंने किसी इंसान पर भरोसा किया है तो वह आप हैं आर्यन, और मुझे यकीन है कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। उसने हिम्मत करके अपना भरोसा उसके हवाले कर दिया था। वह कुछ देर तक उसके लाल पड़े चेहरे और नरम शब्दों को देखता रहा। मैंने कहा था मुझसे उम्मीद मत रखना, हो सकता मैं तुम्हारी उम्मीद तोड़ दूं। इस बार वह हल्का सा मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में ढले हुए खूबसूरत गुलाबी ओठों को देखते ही जानवी ने हल्के से अपनी पलकें झुका ली। आज तक उसने कभी किसी लड़के के इतनी खूबसूरत गुलाबी ओठ नहीं देखे थे।
दिल अनजाने में ही धड़क उठा था। अपनी बेचैनी छुपाते हुए वह अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी। जिस भगवान ने आपका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा है, जिसने मेरी किस्मत में आपको लिखा है और आपको मेरे दामन में डाला है, वही मुझे आपकी मोहब्बत के काबिल भी ज़रूर बनाएगा आर्यन। और मैं तब तक इंतज़ार करूंगी जब तक मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं बन जाती। आर्यन से कितने ही पल तक गौर से देखता रहा। उसे अच्छा लगा कि वह उसकी बात समझती है। ऐसा नहीं था कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके पापा ने उसे 12वीं तक पढ़ाया था और अब वह अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखना चाहती थी, लेकिन पापा की बीमारी को देखते हुए उसने आगे पढ़ने का इरादा छोड़ दिया था और हमेशा उनके साथ रहने लगी थी। थैंक यू सो मच जानवी, मुझे समझने के लिए। तुमने मुझ पर भरोसा किया है। कोशिश करूँगा कि तुम्हारा भरोसा कभी ना तोड़ूं। वह अपना तकिया लेकर सोफे पर चला गया था, जबकि जानवी भी फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद आई तो वह सोफे पर लेट शायद सो चुका था या सोने की कोशिश कर रहा था। जानवी समझ ना पाई क्योंकि एक हाथ उसकी आंखों पर रखा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए वह बेड पर जाकर लेट गई। आर्यन को लेकर जो उसके दिल में वहम थे वह सारे दूर हो चुके थे। वह अच्छा इंसान था और उसे समझना भी था। उसे उम्मीद थी वह जल्दी ही इस रिश्ते को भी स्वीकार कर लेगा। संजना जी इस बात पर अड़ी हुई थी कि उनका एक ही मकसद था, अगर तुमने शादी की है तो उसके साथ रिश्ते भी निभाओ, उसे अपना भरोसा दो। अब वह तुम्हारी बीवी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी माँ उस लड़की की तरफ इतनी खींच क्यों रही है और अपने बेटे को उससे जोड़ना क्यों चाहती है। मम्मा, हम दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को स्पेस दे रखा। आप जानती हैं कि मैंने अभी अभी जॉब की शुरुआत की है, मेरा वापस जाना ज़रूरी है और वैसे भी यह सब हमारा पर्सनल मामला है, तो मुझे इसमें किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आज शाम वापस जा रहा हूँ। खाने की मेज़ पर उसने 2 टूक बात कर दी थी और संजना जी को खामोश होना पड़ा। उसके पहलू में वह भी चुपचाप खाना खा रही थी। उसे उस लड़की की यह बात बहुत अच्छी लगती थी कि वह बेवजह बातों में दखल नहीं देती थी, जिद नहीं करती थी। वह उसे जितना गलत समझता था उसके मुकाबले में वह इतनी ही मासूम और साफ दिल की थी। उसे अच्छा लगता था कि वह उसकी बातों पर चुप हो जाया करती थी। जिस तरह वह उस पर आंख बंद करके यकीन करने लगी थी, उसने सोचा था कम से कम वह उसका यकीन नहीं टूटने देगा और कोशिश करेगा कि उसे संभाल कर रखे। शाम के करीब संजना जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वह बिल्कुल एक आम सी शाम थी। सौम्या उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई। वह चाहती थी कि वह जाने से पहले उनके साथ बैठकर चाय पिए। चाय का कप खत्म करते हुए वह चुपचाप उठकर खड़ा हुआ। मुझे देर हो रही है मम्मा, मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा, या फिर मेरा इरादा है कि आप सबको भी वहीं शिफ्ट करवा लूं, लेकिन अभी नहीं। उसका सिर अचानक भारी होने लगा था, आंखें बेवजह लाल हो रही थी। वह अपने कमरे में चला गया। जानवी शायद कुछ देर पहले ही नहाकर निकली थी और आईने के सामने खड़ी अपने गीले बाल सुलझा रही थी। आर्यन का बैग तैयार था, वह बस निकलने ही वाला था, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि वह चलते चलते उसके करीब आ गया। सिर्फ 2 कदम की दूरी पर खड़ा वह उसे देख रहा था। उसकी तेज गहरी नज़रों में शर्म से लाल होती जानवी अपने दुपट्टे को संभालते हुए उसे देखने लगी। वह उसे गहरी और मदहोश नज़रों से देख रहा था। आप ठीक तो हैं? आपको कुछ चाहिए? मैं आपके लिए कुछ लाकर दूं? वही नरम मुलायम शब्द और मुस्कुराहट के साथ बात करने का अंदाज। उसने अचानक ही उसकी कमर थाम कर उसे अपने करीब कर लिया। उसके अंदर बेवजह ही हलचल सी हो रही थी। क्या तुम अपनी इतनी मासूम हो या मेरे सामने बनने का नाटक करती हो? वह उसकी गर्दन के पास अपनी गर्म सांस महसूस करा रहा था। जानवी अपने कांपते हुए वजूद को समेटे हैरत से उसे देख रही थी। मासूमियत और नाटक का क्या रिश्ता होता है आर्यन? मुझे लगता है जो मासूम होते हैं वे नाटक नहीं कर सकते और जो नाटक करते हैं वे मासूम नहीं होते। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं। आर्यन ने उसे घुमाते हुए अपने हाथ लगा लिया। उसके गीले बाल उसकी कमर पर बिखेरते चले गए।
तुम खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत, मगर अगर मैं तुम्हारे करीब रहा तो खुद को तुम्हारी मोहब्बत से रोक नहीं सकता। इसलिए तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। वादा करता हूँ जल्द ही लौटकर आऊँगा और शायद उस वक्त हालात कुछ और होंगे। वह नरमी से उसके होठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोला था। जानवी हैरानी से उसकी हर हरकत को नोट कर रही थी। 2 रातें उसके साथ गुजार चुकी थी, लेकिन पहले के और आज के आर्यन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वह अब और भी मदहोशी में भरता जा रहा था। उसके शब्द भारी हो रहे थे और जानवी अजीब से एहसास के तहत उसे देखती रही। आपको देर हो रही है, वह हल्का सा मिनमिनाई थी और उसने झुककर उसे अपने बाजू में भर लिया था। जाने यह किस चीज़ का असर था, ना जाने यह कौन सी खुमारी थी जो उसके वजूद को अपने लपेटे में ले रही थी। धीरे से बेड पर लिटाते हुए वो उसके ऊपर झुका था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जानवी ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत की थी। उसके ओठ हल्के से लरज रहे थे। वह नहीं चाहती थी कि वह बेवजह उसके करीब आ जाए, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वह अपनी मनमर्जी से उसके करीब आना चाहता है। वह उसका पति था, वह कभी भी उसे नहीं रोक सकती थी। भला कैसे अपने पति को खुद से दूर रख पाती? वह पति जिसने उसे सहारा दे रखा था। वह नरमी से उसकी गर्दन पर झुका अपने ओठ रख गया। उसने ताकते कांपते हुए अपने वजूद को आर्यन के हवाले कर दिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम सा। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। वह धीरे धीरे उसके गर्दन पर अपना गरम गरम स्पर्श छोड़ते हुए उसके ओठों को बड़ी ही नरमी से अपने ओठों की पकड़ में ले गया। उसके स्पर्श पर बुरी तरह शर्म से लाल हुई थी, सांस उखड़ने लगी थी और आर्यन ने नरमी से छोड़ते हुए उसके वजूद पर अपना कब्जा जमा लिया। आज के बाद मैं तुम्हारा वजूद पर यह मोहर लगा दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। अगर मेरे नाम से रहोगी तो मेरे एहसास के साथ रहोगी। मेरे स्पर्श की खुशबू से तुम्हारा तन हमेशा महकता रहेगा। तुम्हारे करीब आकर मुझे एहसास हो रहा कि मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। मैं अपना स्पर्श, अपनी मोहब्बत की छाप तुम्हारा वजूद पर छोड़ कर जा रहा हूँ और जल्दी ही लौट कर आऊँगा। यकीन करो, तुमसे दूर रहना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वह धीरे धीरे उसके नरम वजूद को अपने ओठों से चूमता जा रहा था और जानवी गहरी सांस लेते हुए खुद को समेटने में लगी हुई थी। वह पल बेतहाशा हसीन थे, उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल, जिसके बाद उसने यकीन कर लिया कि भगवान ने उसके साथ एक चमत्कार किया है, उसे एक बेहद खूबसूरत जीवन साथी दिया है। उसे लगा था किस्मत उसके साथ खड़ी है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी जो काले अंधेरे उसे निगलने के लिए तैयार हैं, वह कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वह उसकी नरम धड़कनों पर अपना जुनून बिखेरता हुआ उसे खुद में समेट चुका था। अगले ही पल वह दोनों एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन गए थे। अपनी सारी शिद्दतों को उसके वजूद में उड़ेलने के बाद वो उसके कंधे पर सर रखे बेफिक्र सो रहा था और वह बस उसके चेहरे को बड़ी ही मोहब्बत भरी नज़रों से देखती जा रही थी। वह इंसान एक खूबसूरत एहसास की तरह था। सच कहा था उसने, उसका खूबसूरत एहसास सारी ज़िंदगी उस पर हावी रहेगा। उसने हिम्मत करते हुए नरमी से अपने नाजुक से ओठ उसके माथे पर रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एक लंबी सुकून भरी नींद ने दोनों को अपनी लपेटे में ले लिया। दोनों दूसरे के में गुम होते चले गए। ना जाने किस वक्त उसकी आंख खुली। उसने हैरत से अपने करीब लेटी हुई लड़की को देखा था और फिर अपनी पोजीशन को धीरे धीरे। रात के सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। जो कुछ उसके दिमाग में आया वह उसे चौंका देने के लिए काफ़ी था। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि वह इस कदर मदहोश हो गया था, खुद पर काबू नहीं रख पाया था। उसे खुद पर बेवजह गुस्सा आने लगा था। यह उसने क्या कर दिया था? यह सब करके वह खुद की ही नज़रों में गिर गया था। उसका बिल्कुल इरादा नहीं था जानवी के करीब इस तरह जाने का। उसकी मर्जी से उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन रात को वह उसकी मर्जी जाने बिना उसके करीब हो गया था। क्या सोच रही होगी जानवी मेरे बारे में कि खुद पर काबू ना रख सका, खुद ही समय मांगा और खुद ही उस समय सीमा को लाग गया। उसे उसी तरह सोता हुआ छोड़कर वह रात को घर से निकल आया था, अपने इरादे को पूरा करने के लिए। अपना एहसास, अपना स्पष्ट जानवी के वजूद पर छोड़कर, उसके सामने एक सवालिया निशान छोड़कर,
कुछ दिनों तक उसने खुद ही तय कर लिया था कि वह किसी से कोई बात नहीं करेगा। अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी, एक पश्चाताप था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। ना ही वह संजना जी से ज़्यादा बातचीत कर रहा था और ना ही जाह्नवी से उसकी कोई बात हो रही थी। बस 10-15 दिन में ही उसकी माँ से एक बार बात हुई थी। उसने बातों बातों में जाह्नवी के बारे में पूछा था, तो उसकी माँ ने छोटा सा जवाब देकर बात खत्म कर दी थी कि वह ठीक है। घर में उसके साथ क्या हो रहा था, वह किस दर्द से गुजर रही थी, यह बात वह बिल्कुल नहीं जानता था। संजना जी ना जाने क्यों हर गुजरते दिन के साथ उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह उनके बेटे की पत्नी है, इसलिए अपना सब कुछ उनके बेटे के हवाले कर दें, यही उसके हक में बेहतर था। साथ ही साथ वे उसकी धमकी भी देती थीं, वह हर हाल में अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगी। अब वे उसे इस घर में जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि एक इंटर पास गंवाए लड़की ज़बरदस्ती के रिश्ते के साथ उनके बेटे की ज़िंदगी में बनी रहे। वह हैरान परेशान उनका चेहरा देखती रह जाती। शायद उन्हें यह सब खटक रही थी कि आर्यन उसे बिना मकसद के छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने सोचा था कि वह कुछ दिन यहीं रहेगा और उसे अपने भरोसे में लेकर लालच देंगे कि अगर वह सब कुछ उनके नाम करवा दे तो वह उस लड़की को उसकी ज़िंदगी से निकाल देंगे। उन्हें तो उस पर तरस आया था और ना ही वे किसी पर रहम खाने वाली थीं। वह उससे दिन रात नौकरानी की तरह काम करवाती रहती थी। उस दिन भी वह किचन में खड़ी थी। आर्यन की परछाई हर वक्त उसकी आंखों में लहराती रहती थी। वह चुपचाप चला गया था, बिना उसे बताए, बिना उससे कोई बात किए। हजारों सवाल और हजारों डर उसके दिल में छोड़कर क्या वह नाराज हो गया था या अपनी बेखुदी पर शर्मिंदा था या उसे पा लेने के बाद किसी दुविधा में पड़ गया था। जिस दिन उसे यह मालूम हुआ कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी की कोई हद नहीं रही। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे संभाल लिया हो और यह खुशी कोई छोटी खुशी नहीं थी। वह तुरंत जाकर संजना जी को बता आई, लेकिन उन्होंने सख्ती से उसका मुंह दबा लिया। तुम जैसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। तुमने अपना घर बना लिया, अपना मतलब निकाल लिया, मेरे बेटे से सब कुछ हासिल कर लिया और अब उसकी औलाद के सहारे उसके दिल तक पहुंचना चाहती हो। मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगी। वह कांपते हुए उनके कदमों में बैठ गई। ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, बस आर्यन को बता दीजिए कि वह बाप बनने वाले हैं। उसके बाद उनका जो भी फैसला होगा मैं मान लूँगी। लेकिन संजना जी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तुम हर हाल में यह बच्चा गिरवाओगी। मुझे किसी भी सूरत में यह बच्चा नहीं चाहिए जब तक कि आर्यन तुम्हें दिल से स्वीकार ना करे और अब तक तुम सब कुछ उसके हवाले ना कर दो। उसने सारे कागज़ निकाल कर उनके हवाले कर दिए थे। आप जो चाहें मुझसे ले लीजिए, लेकिन मुझे आर्यन की ज़िंदगी से मत निकालिए। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी मम्मी जी। मेरी बला से तुम जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो तुम्हें उसकी ज़िंदगी में लेकर आई। संजना जी के मिजाज बिल्कुल बदल चुके थे। उसी शाम गुस्से में उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके सारे कागजात अपने कब्जे में कर लिए, सब कुछ अपने पास रख लिया और वह अपने अकेले वजूद के साथ वहाँ से निकल पड़ी, सिर्फ उस नन्हे एहसास के साथ जो उसके पेट में पल रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे वह आर्यन से बात कर पाती या उसे ढूंढ पाती। अब एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ अंधेरा कुआं, और एक बार फिर उसकी तकदीर उसे सूरज चाचा के दरवाजे पर ले आई। जहाँ मुसीबतें पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थीं, वहाँ उस पर हर रोज़ ऐसे जुल्म होते थे जिन्हें बयां करना मुश्किल था। उसने तब तक अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया जब तक कि उसका पेट खुद ही जाहिर नहीं हो गया, और जब यह बात सामने आई तो आराधना चाची ने उसके सामने उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। संध्या को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया था।
वह अब हॉस्टल में रहती थी। एक बार जाह्नवी की उससे मुलाकात हुई थी। उसने अपनी शादी के बारे में बताया था और सूरज चाचा को भी यह बात बताई थी, लेकिन वे लोग जिन्हें उससे कुछ हासिल नहीं होना था, भला उसे क्यों रखते। वे दिन रात उस पर जुल्म ढाते रहे। फिर शायद भगवान को जाह्नवी पर थोड़ा तरस आ गया। सूरज चाचा को अपने किए की सजा मिल गई। उन्हें पैरालिस का आया और वे बिल्कुल लाचार हो गए, और यही वजह बनी कि जाह्नवी उस घर में रुक गई, क्योंकि अब वे खुद कुछ नहीं कर सकते थे। वह दिन रात उनकी सेवा करती रहती थी और आराधना चाची आराम से बैठकर घर में उस पर हुक्म चलाती रहती। उनके बेटे अपने अपने घरों में खुश थे। अगर उन्हें किसी चीज़ का लालच था तो वह जमीन और घर था, जो वे उस लड़की के जरिए हासिल करना चाहते थे। फिर किस्मत ने एक बार फिर उसे आरी के सामने लाकर खड़ा किया, जो पहले ही उसके बारे में गलतफहमी का शिकार हो चुका था। उसके कानों में जाह्नवी के खिलाफ ऐसा जहर घोला गया था कि उसके दिल में उसके लिए नफरत भर गई थी। संजना जी रोज उसे फ़ोन करके कहती थी, तुम्हारे जाने के बाद उसने ना जाने कितने लड़कों से दोस्ती कर ली है। जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं, सब नाटक था। एक दो बार तो मैंने किसी लड़के को घर की दरवाजे पर देखा। जब मैंने सख्ती से डांटा तो एक रात वह घर से गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे पहले अपने चाचा के घर से गायब होकर हमारे घर आई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई आर्यन, जो मैंने तुम्हारी शादी उससे करवाई। मुझे माफ़ कर दो। माँ की बातें सुनकर उसने झटके से मोबाइल बंद किया और गुस्से से दीवार पर दे मारा। हमेशा की तरह अपने जज्बातों के तूफान से बहकर उसने उनकी बातों पर यकीन कर और वही गलती कर बैठा जो शायद माफ़ी के काबिल नहीं थी। उस लड़की ने अपना भरोसा उसके हवाले कर दिया था और उसने उसी भरोसे को कड़ कड़ करके बिखेर दिया था। वह भी ऐसा ही एक उजला सुनहरा दिन था। वह कल आए हुए मरीजों की फाइल चेक कर रहा था। तभी एक फाइल पर उसकी नज़र ठहर गई। धड़कते दिल के साथ उसने उस नाम को पढ़ा, जाह्नवी प्रताप। एक बार, दो बार, और फिर उसने पूरी फाइल ध्यान से देख डाली। वही लड़की थी जिसने रात एक बेटे को जन्म दिया था। ना जाने क्यों उसके भीतर घुटन बढ़ने लगी। यह जाह्नवी नहीं हो सकती, मेरी जाह्नवी तो नहीं। मेरी जाह्नवी ने मुझे कब अपना समझा। मुझे पा लेने के बाद भी वह दूसरे मर्दों से मेल जोल बढ़ाती रही, बिना बताए मेरे घर की दहलीज छोड़कर चली गई। क्या वह सच में मेरी थी? हाँ, वह मेरी ही थी। दिल उसकी बेवफाई करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। वह काफ़ी देर तक खुद को समझाता रहा। फिर उसने सिस्टर प्रिया को बुलाकर कहा, रात जिस मरीज ने बच्चे को जन्म दिया था, क्या वह अभी वार्ड में है? नहीं सर, आपके आने से कुछ देर पहले ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। उनके घर वालों का व्यवहार बहुत खराब था। रात भी वे उसे यहाँ रुकने नहीं देना चाहते थे। बहुत मासूम लड़की थी। भगवान जाने उसका और उसके बच्चे का क्या होगा। वह एकदम से खड़ा हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह उससे एक बार मिलना चाहता था, सिर्फ एक बार उस लड़की को देखना चाहता था। क्या वह सच में उसकी जाह्नवी थी? वही जाह्नवी जिसे वह कई महीनों से चुपचाप तलाश कर रहा था। उसकी तलाश में दिन रात एक कर दिए थे, लेकिन वह उसे मिल नहीं पाई थी। सिस्टर प्रिया, मुझे किसी भी तरह उस लड़की का पता चाहिए। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़। वह बेचैनी से बोला। सिस्टर प्रिया उसकी पुरानी नर्स थी और इलाके के लोगों को अच्छी तरह जानती थी। सिस्टर प्रिया ने बिना किसी परेशानी से उसे लड़की का पता निकालकर आर्यन के सामने रख दिया था। उसी शाम वह सूरज प्रताप के घर के दरवाजे पर खड़ा था। मैं जाह्नवी से मिलना चाहता हूँ, उसने साफ साफ अपने आने का मकसद बता दिया। आराधना जी जैसे तूफान बन गई। अरे इसका यार हमारे दरवाजे तक आ गया। वही डॉक्टर जो
एक रात वहाँ गई थी और उसके साथ भी रिश्ते बनाकर आ गई। अंदर कमरे में जानवी अपने बेटे के नन्हे वजूद को गोद में लिए बैठी थी। वह उसके मासूम चेहरे को देख रही थी जो बिल्कुल आर्यन की छवि था। मैं जानवी से मिलना चाहता हूँ, यह कहकर वह उन्हें पीछे हटाकर अंदर की तरफ दाखिल हो गया और जोर से पुकारा, जानवी जानवी। अंदर बैठी लड़की का दिल उछलकर गले में आ गया। आखिरकार वह आ ही गया था। वह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। अपने कांपते हुए वजूद को संभालते हुए वह दरवाजे तक आई और बाहर खड़े इंसान ने भी अपना दिल थाम लिया। दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। दोनों की आंखों में गहरा दर्द था और जानवी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी गोद में वह नन्हा सा बच्चा था। उस इंसान ने अपने आने से बहुत देर कर दी थी, बहुत लंबा इंतजार किया था। जानवी भी ने उसके आने का हर आहट पर चौंक जाती कि शायद वह आ गया। पता नहीं क्यों दिल को एक उम्मीद लगी थी कि वह जरूर आएगा। वह बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपने आगोश में भर लिया। आराधना यह देखकर हक्का बक्का रह गई। अगले ही पल होश में आते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को बुला लिया। लेकिन वह अपनी पत्नी को बाहों में समेटे खड़ा था और अपने बेटे के नन्हे वजूद को सीने से लगाए बस उन्हें महसूस कर रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? अनुज ने गुस्से से उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसने हाथ घुमाकर उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। वह लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। खबरदार, अगर मेरे और मेरी पत्नी के मामले में बोलने की कोशिश की तो यह मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। अगर तुम लोगों ने जरा भी बदतमीजी की तो मैं पुलिस बुलाकर तुम सबको इतने सालों के लिए अंदर करवा दूंगा कि अपनी पहचान भी भूल जाओगे। सब हैरान खड़े रह गए। उसने नरमी से जानवी के हाथ थाम लिया। क्या मेरे घर से जाना तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी था कि तुमने मुझे अपनी औलाद के बारे में भी नहीं बताया और इन लोगों के बीच इतनी जिल्लत सहती रही? वह उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रहा था। अगर आपके घर में मुझे किसी ने रहने दिया होता तो मैं यूं दर दर की ठोकरें नहीं खाती। आर्यन, आपसे वह भरोसा संभाला नहीं गया जो मैंने आपको सौंपा था। यह कहकर वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। लंबे समय बाद उसे उसका सहारा मिला था। उसी दिन वह उसे अपने साथ शहर ले आया, उस फ्लैट में जो उसने कुछ महीने पहले खरीदा था। जानवी ने अपनी पूरी सच्चाई उसके सामने रख दी। वह बस खामोश टूटे हुए मन से उसका चेहरा देखता रहा और फिर उसके पास बैठ गया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम चाहो तो मुझे जो सज़ा दो मुझे मंजूर है, लेकिन यह याद रखना, यह गलती मैंने गलत फहमी में की। मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। वह बुरी तरह शर्मिंदा था। जानवी ने बस उसका चेहरा देखा और चुपचाप अपने कमरे से बाहर चली गई। किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं होता और आर्यन खुद अंदर से टूट चुका था। अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो, अगर उसे जानवी नहीं मिलती तो उसके बच्चे का क्या होता? वह अपने बेटे को सीने से लगाकर बार बार चूमता रहा। वह उसका खून था और उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। मम्मा, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। जानवी के घर छोड़ने की वजह से अब पुलिस उस पूरे मामले की जांच करेगी। हो सकता है कि वह आपसे भी छानबीन करे, इसलिए बेहतर है आप उनके साथ कोऑपरेट करें। वह आज दोपहर ही वापस आया था। उस समय संजना जी उसके सामने खाना लगा रही थी जब उसने आराम से उनके सिर पर जैसे बम फोड़ दिया। वह और सौम्या हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। अरे बेटा, क्या ज़रूरत थी रिपोर्ट दर्ज करवाने की? वह अपनी मर्जी से गई है, अपने आशिक के साथ फरार हुई है। हमने थोड़ी निकाला है उसे। मम्मा, अगर वह अपनी मर्जी से गई होती तो कहीं न कहीं मिल जाती, लेकिन मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। पुलिस छानबीन करेगी, जो भी होगा भगवान ने चाहा तो वह मिल जाएगी। चावल का कौर मुंह में रखते हुए उसने शांत स्वर में कहा और संजना जी के चेहरे की रंगत एकदम उड़ गई जो उनके अंदर की घबराहट बता रही थी। क्या मिला आपको यह सब करके मम्मा? मेरा घर खुद बनाया और फिर आपने ही अपने हाथों से उजाड़ भी दिया। कुछ कागजात, कुछ एकड़ ज़मीन,
एक घर क्या, इन इनकी इतनी कीमत थी कि आप अपने ही बेटे की औलाद को इस दुनिया में आने से इनकार कर देती। लानत है मुझ पर, जो मैं आप पर आंखें बंद करके भरोसा करता रहा। भैया, यह सब मम्मी ने किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। सौम्या तुरंत मुकर गई। वह खुद भी शर्मिंदा थी। उस दिन वह संजना जी को छोड़कर आ गया था। उसने साफ कह दिया था कि वह अपनी पत्नी के साथ शहर में रहेगा और अब कभी भी उन्हें अपनी पत्नी के साथ नहीं रखेगा। उसे लगने लगा था कि भरोसा हमेशा के लिए टूट चुका है, जिसे दोबारा बनने में शायद पूरी उम्र लग जाए। उसी दिन वह उसके पिता की जमीन के सारे कागजात उसके हवाले करते हुए उसके सामने नरमी से खड़ा हो गया। जानवी कुछ देर उसे देखती रही, फिर सिर झुकाकर रो पड़ी। उसने तड़प कर उसका चेहरा अपने करीब किया और उसके आंसू अपने होठों से पोंछ लिए। प्लीज़ मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो, वह उसे विनती कर रहा था। आर्यन, मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं, अब आपका खोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान के लिए इतना करीब मत आइए कि आपके जाने का दर्द और मैं मेरा बेटा सह ना सके। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बेबस होकर उसके माथे को चूम लिया। मैं बस एक मौका मांगता हूँ, सिर्फ आखिरी बार मुझ पर भरोसा करके देखो। मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। यह रिश्ता भले ही मजबूरी में बना था, लेकिन शादी के बाद मैंने तुम्हें दिल से अपनाया। हाँ, मुझसे गलती हुई कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। मैं अपनों की बातों में आ गया था। उस दिन वह उसे और अपने बेटे को लेकर बाहर आया था। वह एक बार फिर उन हसीन सपनों की शुरुआत कर रहा था जिसकी उम्र अब लंबी होनी थी। उसने उसके हाथ में चमकती हुई सोने की अंगूठी पहनाई और झुककर उसकी हथेली पर अपनी ओठ रख दिए। वह भीतर तक सुकून से भर गई। इस समय लाइट ब्लू साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर मोहब्बत की चमक थी जो उसे और भी निखार रही थी। उसने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया और वह शर्मा कर उसके सीने से लग गई। आर्यन, लोग देख रहे हैं, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीमे से कहा, लेकिन वह बस मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसने उसके हसीन चेहरे की नज़र हटाना उसके लिए नामुमकिन था। देखते हैं तो देखते रहें। मुझे अगर किसी की परवाह है तो बस उस बेपनाह मोहब्बत की जो मुझे तुमसे हासिल करनी है। यह कहते हुए वह उसके करीब आया और उसके माथे पर अपने ओठ रख दिए। उसने शर्म से अपनी लंबी पलकों को झुका लिया और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं रही। मोहब्बत हर दिन उस पर मेहरबान होकर उतरती, हर रात उसके बिस्तर पर सिमट जाती, हर रात टूटकर उसके बाजुओं में बिखर जाती और वह उसे प्यार से समेट लेता। अगली सुबह का आगाज भी उतना ही खूबसूरत होता। उसने अपनी ज़िंदगी की हर कड़वी याद को पीछे छोड़ दिया था। एक छोटी सी आजमाइश के बाद मुकद्दर ने उसे सब्र के मीठे फल से नवाजा था और वह उस फल के स्वाद को कम नहीं करना चाहती थी। इन खुशियों पर अब उसका हक था और वह उन्हें पूरे दिल से जीना चाहती थी। उसका बेटा बिल्कुल आर्यन की परछाई था। जब वह मुस्कुराता तो उसकी ज़िंदगी के रंगों से भर देता और जीने की एक नई वजह दे देता। किस्मत अगर कभी मेहरबान होकर बिछड़े और महबूब को आपके दरवाजे तक ले आए तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए। अगर उसकी आंखों में सच्चाई है, अगर वह वफा की कसम खाए, क्योंकि मोहब्बत मुंह मोड़ने वालों को बार बार नसीब नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।